तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो प्रश्न तैयार किए गए हैं, हाल ही में अभी जस्ट मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, आप लोगों को यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर। ठीक है, तो जिस तरह मॉडल पेपर में जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था उसी के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। और जो क्वेश्चन बताना वाला हूँ लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 4 नंबर और 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। भले ही वीडियो लॉन्ग बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय से काम नहीं बनने वाला है, उसको भी आपको तैयार करना है। सबसे ज़्यादा लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तैयार करना है, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूँ। बहुत प्यारा प्रश्न लेकर आऊँ। अगर वीडियो देख लेते हैं तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, सबको कवर करना है। वीडियो पर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़िए। चलिए, आराम से पढ़ते हैं चीज़ों को। पहला प्रश्न नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, मॉडल पेपर जाके मिला सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का एक भाव पैदा करने के लिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे। बहुत प्यारा प्रश्न है। आइए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से क्या है। तो देखिए, उत्तर तो बड़ा होगा क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सब। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो प्रश्नों का आंसर बड़ा तो होगा। ठीक है, लेकिन लिखिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, मतलब शुरू से ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए थे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक क्या सामूहिक पहचान की भावना हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। कह रहा है कि प्रारंभ में ही जो फ्रांसीसी क्रांति थे ऐसे कदम उठाए थे ना कि फ्रांसीसी लोगों में एक महत्वपूर्ण क्या बन गई थी, पहचान की भावना उत्पन्न हो गई थी। और ये कदम निम्नलिखित थे। कौन कौन कदम उठाए थे कि ताकि फ्रांसीसी लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुआ था। तो पहला उसमें से कदम यह है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। बहुत अच्छी पॉइंट बात लिखा है। कह रहा है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर क्या उन्होंने दिया, बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत क्या है, समान अधिकार प्राप्त थे। ये पहला कदम था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए, दूसरा कदम उन्होंने क्या उठाया, देखिए पॉइंट वाइज हेडिंग डाल के लिखना है पॉइंट। ठीक है, ब्लैक पेन से दूसरा पॉइंट फिर लिखना है आपको। टोटल 7 उन्होंने कदम उठाए थे, टोटल 7 को लिखना होगा। दूसरा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। उन्होंने क्या किया, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। कह रहा है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया था जो कि पहले की राष्ट्रध्वज की क्या जगह ले ली, मतलब पहले के जो राष्ट्रध्वज है उसको चेंज करके फ्रांसीसी लोगों ने एक नया झंडा चुना और उसको वहां पर लगा दिया। चलिए, तो दूसरा कदम उठाइए। तीसरा कदम, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों को समूह के द्वारा किया जाने लगा। जो स्टेट जनरल का चुनाव था, उनकी जो सक्रिय थी, उनकी चुनाव की प्रक्रिया थी, वो नागरिकों को समूह के द्वारा किया जाने लगा। और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, क्या लिख दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये तीसरा कदम उन्होंने उठाया। चौथा कदम की बात करें, देखिए चौथा है कि नई स्तुतियाँ रची गई। क्या की गई, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ कि नई स्तुतियाँ उन्होंने बना दिया, शपथ ले लिया और शहीदों के गुणगान किए उन्होंने। और यह सब किसके लिए हुआ, राष्ट्र के नाम पर हुआ था। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आपने कदम देख लिया। वेरी मोस्ट याद भी हो जा रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पांचवा कह रहा है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। वहां पे क्या किया गया, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने लागू किया जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया था। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे भूभाग में रहने वाले नागरिक होंगे सबके लिए समान कानून बनाना चाहिए। और कानून बनाया उन्होंने, समान कानून बनाया, किसी में भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। ठीक है, वही कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू उन्होंने किया। चलिए,
छठवां देख लेते हैं कदम उन्होंने क्या उठाया कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो आंतरिक के आयात और निर्यात शुल्क था कि कोई चीज़ आ रही है वहाँ से, कोई दूसरे देश से मेरे देश से जा रही है तो वहाँ पे शुल्क लगाता था, उस शुल्क को भी उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की, और एक ऐसा व्यवस्था लागू किया कि वहाँ पे भार और उसका वजन नापने की एक समान व्यवस्था भी उन्होंने लागू किया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लास्ट उन्होंने कदम यहाँ उठाया। इसके बाद एक प्रश्न आपके हाथों में हो जाएगा, प्रश्न क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया, क्षेत्र जो बोली थी उसको प्रोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। पेरिस में कैसी बोली लिखी जाती थी, फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी कि राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच की जो पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली बोली जाती थी उसी को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया उन्होंने फ्रेंच में। ठीक है, तो यह था, इन्होंने 7 कदम उठाया था जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 7 कदम उठाया था, इसलिए जाकर फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान बनाया, और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह कदम उठाया था। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, अब जाकर आपको यहाँ से 4 नंबर क्लियर। भाई 4 नंबर अगर आपको एग्जामिनर देगा तो आपसे लिखवाएगा तो इस तरह पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न, इस वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूरा का पूरा प्रश्न आपको याद करके जाइए, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई समस्या यहाँ पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ अग्रसर होंगे। अब प्रश्न नंबर दूसरा जो है यहाँ पे है, गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास क्यों प्रसिद्ध था, इतिहास में वो क्यों प्रसिद्ध था गैरीबाल्डी। तो आइए जान लेते हैं, इसका भी आंसर बहुत बड़ा होगा क्योंकि भाई ये भी आपका लघु उत्तरी है, ये 4 नंबर का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि जूसेपे गैरीबाल्डी 1807-1821 इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। जो गैरीबाल्डी था ना, जूसेपे गैरीबाल्डी, वो इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। किस सन में, 1807-1821 में। उसका जो परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था। जो गैरीबाल्डी का परिवार था वह तटीय व्यापार करने वाला परिवार था उनका परिवार, और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में एक नाविक थे। वो जो गैरीबाल्डी थे वो स्वयं भी क्या थे, एक व्यापारिक नौसेना में क्या थे, एक नाविक थे। ठीक है, 1833 में वह मेसनी के यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। वो कितने 1833 में उन्होंने क्या किया कि मेसनी के जो यंग इटली आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने जुड़े, और 1834 में उसने पिडमांट के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। 1833 में उन्होंने मेसनी के यंग इटली आंदोलन में जुड़ा, और मात्र 1 साल बाद ही उन्होंने 1834 में उसने पिडमांट के क्या गणतंत्रीय विद्रोह में उन्होंने भाग लिया। और जब यह असफल हो गए, उसमें असफल हो गए थे 1834 में जो विद्रोह हुआ पिडमांट का, तब वो असफल हो गए तो वह दक्षिण अमेरिका भाग गया। ठीक है, तब वो असफल हुए तो कहाँ चले गए, दक्षिण अमेरिका भाग गए, तथा 1848 तक वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। उन्होंने कहा कि जब 1834 में पिडमांट में गणतंत्र विद्रोह हुआ उसमें भाग लिया तो हार गए। हारने के बाद उन्होंने भाग गया कहाँ, दक्षिण अमेरिका। फिर 1848 तक वहाँ का निर्वासित जीवन व्यतीत करें। फिर 1854 में देखिए कहाँ है ऑप्शन, 1854 में कहा उन्होंने किया, तो 1854 में उसने क्या विक्टर इमैनुएल का इस बात के लिए समर्थन कि वह इटली का एकीकरण चाहता था। वो क्या कहता था, इटली का एकीकरण चाहता था। ठीक है, फिर क्या किया 1860 में, कितने 1860 में उसने दक्षिणी जो इटली की ओर से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभिमान का नेतृत्व किया। उसने क्या किया 1860 ईस्वी में इटली के जितने लोग थे, इटली के कम से कम 100 लोगों को, उन्होंने 1000 लोगों को, 1000 लोगों को क्या इकट्ठा करके एक अभिमान चला दिया। कौन, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, उन्होंने एक अभिमान चलाया। का नेतृत्व किया, वही लिखा है ना कि क्या नेतृत्व किया। देखिए कुछ पॉइंट इसमें भी है जो कि आपको लिखना है, वहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए उसी के आगे लिखना है आपको कि इसने कई स्वयं सेवक जोड़े, उन्होंने कई स्वयं सेवक जोड़े और इनकी संख्या 30,000 तक पहुँच गई। देखिए 1000 से जाते जाते उन्होंने स्वयं सेवक जोड़ते जोड़ते उन्होंने कितना पूरा कर दिया, 30,000 तक क्या उनकी संख्या पहुंच गया। अब रेड शर्ट ने नाम से प्रसिद्ध मिली, मतलब 30,000 तब उन्होंने लोगों ने इकट्ठा कर दिया तो उसका एक नाम रख दिया, क्या रेड शर्ट्स, क्या रख दिया, रेड शर्ट्स नाम रख दिया। फिर उन्होंने 1867 में, देखिए 1867 में स्वयं सेवकों की यह सेना
पेपल राज्यों की तरह से फ्रांसीसी सैनिकों से रोम में भिड़ गई। अब 1867 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, 30,000 सैनिकों को लेकर कहा फ्रांसीसी सैनिकों के रोम में क्या किया, उन्होंने भिड़ गए। इस युद्ध में रेड शर्ट जो 30,000 की जनसंख्या थी उसका उन्होंने संस्था का नाम रखा था, इस युद्ध में रेड शर्ट्स की जीत हुई और वो क्या किया, जीत गया। ठीक है, और इस तरह से पेपल राज्य इटली से मिल गया। इस तरह से क्या, जब पेपल राज्य था जो हार गया वो इटली से क्या किया, मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो पेपल राज्य इटली से क्या मिल गया। अतः यह कहा जा सकता है कि उसने अपने स्वयं सेवकों की एक सेना बनाकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब स्वयं ही सेना तैयार करके और उन्होंने वहां पे हरा दिया और इटली का एकीकरण महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। ठीक है, तो यह था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न था कि गैरिबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार उसका इतिहास भी आपको याद हो गया होगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को खबर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो प्रश्न नंबर क्या था, दूसरा प्रश्न था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ अग्रसर होते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरे की बारी आती है। प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पे है, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने में क्या किया, निर्णय ले लिया। तो आइए जान लेते हैं क्या परिस्थिति थी भाई कि गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या वापस लेने का निर्णय किया था, क्या समस्या थी उनको। तो देखिए यहाँ पे गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता के तहत 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का क्या किया था, निर्णय लिया था। इसके निम्नलिखित कारण थे, इसके निम्नलिखित कारण थे, क्या क्या कारण था। तो पहला कारण क्या लिखे, सरकार राजनीतिक केंद्रियों को रिहा करने पर हो गई थी। सरकार जो थी वो राजनीतिक कैदियों को क्या रिहा करने पर हो गई थी। और दूसरा कि सरकार ने दमनकारी नीति चला रखी थी। सरकार ने कौन सी नीति चला रखी थी, दमनकारी नीति चला रखी थी, जिसके तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। ठीक है, महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख गिरफ्तार किए गए। ठीक है, तो ये कंडीशन हुआ था, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, मतलब ये कंडीशन होने के बावजूद तो उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। इतना इतना अत्याचार हुआ। ठीक है, तीसरा, औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए थे। इतने तो उन्होंने मजदूर यहाँ पे हमले कर दिए थे भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पे, और वहाँ सरकार ने कैदियों को रिहा करने पर जोर दे दिया था, उनको रिहा कर दिया उन्होंने। और सरकार की दमनकारी नीति जो चलाई गई थी, उस शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, वहाँ पे महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया। इन सभी कारणों को देखते हुए उन्होंने, गांधी जी ने फैसला ये किया कि नहीं, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाए थे उनको वापस लेने का उन्होंने क्या किया, निर्णय ले लिया। तो यही कारण था उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, यही कारण था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर चौथा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पे है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए जान लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या। कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। कुछ जो सामाजिक संगठन है वो बहुउद्देशीय जो नदी परियोजना है उनका क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। इसमें एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है, मतलब जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो भी इसी का आंदोलन है, मतलब क्या, नदी परियोजना का विरोध करने वाला आंदोलन है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। जो ये आंदोलन है किनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध के विरोध में लंबवत करता है। देखिए इतना बड़ा पॉइंट है यहाँ तक कि जो ये अभियान चलाया गया है ये क्या करता है, जो जनजातीय लोगों को, किसानों को, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में क्या लंबवत करता है।
मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। जो ये शुरू में आंदोलन चलाया गया था ना, तो वहाँ पे यह आंदोलन था कि जो ये आंदोलन जंगलों के जो बांध हैं, जंगलों में बांध में जो पानी में डूबने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था कि जंगलों में बांध बना दिया जाए ना, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। उस मुद्दे पर बात हुआ था कि वहाँ पे बांध बनाया जाए ताकि पानी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इस मुद्दे पर ये आंदोलन था। ठीक है, हाल ही में इस आंदोलनों का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया था। यही आवास अब क्या बाद में यह बन गया कि नहीं, गरीबों लोगों को क्या एक आवास दिलवाने के संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया था। मतलब यही जो आंदोलन पहले चला था, अब ये आंदोलन कन्वर्ट हो गया क्या कि इस आंदोलनों का मुख्य बांध से विस्थापित, मतलब मुख्य बांध से हटाकर यह आंदोलन किसमें कर दिया गया, गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। ठीक है, वही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन क्या है। ठीक है, यहाँ अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रश्न नंबर चौथे में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर चौथा। क्लियर हो गया? चलिए, प्रश्न नंबर चौथा क्लियर हो गया, तो आइए प्रश्न नंबर 5वें की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, प्रश्न नंबर 5वां क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5वां है कि G77 देशों, G77 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आंसर तो बड़ा होगा क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए जान लेते हैं कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? तो आइए जान लेते हैं। उत्तर के माध्यम से एक एक चीज पढ़ लेंगे, सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे, वे विकासशील देश, कह रहा है वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे। कह रहा है कि वो देश, विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद वो क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 से 60 के दशक में, 50 से 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रकृति से, 50 या 60 के दशक के बाद पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के आवाज उठाई और अपना एक संगठन बनाया। कह रहा है कि जब 50 से 60 दशक पूर्व, मतलब पहले जो पश्चिम अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति हुई, उनमें भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ और इस समस्या को देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाया और अपना एक संगठन बना लिया। समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता था। जो समूह उन्होंने बनाया, एक नया समूह, उसी का नाम है समूह 77 या G77। ठीक है, जब उनको कोई लाभ नहीं हुआ तब जाकर उन्होंने एक संगठन बनाया, उसी का नाम G77 रखा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किनका जन्म हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों कहा जाता है, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की क्या जुड़वा संतानें कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो वहाँ बैंक निर्माण हुआ था और विश्व बैंक जो निर्माण हुआ था, उसमें केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देश ही थे जिनका प्रभुत्व था। इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए जो बैंक बनाए थे उनमें उनसे उनसे विकासशील देशों से कोई लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक एक संगठन बनाकर उन्होंने नई आर्थिक प्रणाली की क्या की, मांग की, ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रित हो, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों से बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले।
बेहतर पहुंच मिले। मतलब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये संगठन इसलिए बना लिया बाद में कि कच्चे माल के सही दाम मिले उनको और अपने तैयार मालों का विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। मतलब कि अपने सामान को दूसरे देश में वो बेच सकते हैं ताकि उनको लाभ हो। इन्हीं लाभों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था जो कि G77 नामक संगठन था। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आई होप सारे कंडीशंस आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई G77 क्या था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे जैसा देखिए प्रश्न नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। चाहे दोनों को अंतर पूछ दिया तो दोनों इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नवकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो ही जाएगा आप लोगों को। हेडिंग डालिए नवकरणीय संसाधन। कह रहा वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। कह रहा है कि वे संसाधन जिन्हें क्या भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं हम, नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है इसको। जैसे में सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, जल हुआ, वन या वन्य जीवन हुआ, इस संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित किया गया है। तो नवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया ना कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए सौर ऊर्जा को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, पवन ऊर्जा को भी पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जल व वन ये सभी को क्या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको नवीकरणीय संसाधन क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होना चाहिए यहाँ तक। तब अनवीकरणीय संसाधन किसे, हेडिंग डालिए उसको जान लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ये क्या कहलाते हैं, तो इन संसाधनों का जो विकास है ना एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इन संसाधनों का जो विकास है वो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है इस प्रकार के संसाधनों के क्या है उदाहरण है। कह रहा है कि इन संसाधनों का जो विकास है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखिए जो जीवाश्म ईंधन होता है, खनिज होता है, इनको बनने में क्या लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु होते हैं ना, धातुओं मतलब बहुत सारे धातु पुनः चक्रीय हैं और पेट्रोल डीजल जैसे कुछ संसाधन अचक्रीय हैं। धातुएं तो आप उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन पेट्रोल डीजल जैसे कुछ क्या संसाधन अचक्रीय हैं। वे एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। वो एक बार प्रयोग कर लेंगे ना तो समाप्त हो जाएगा, उसको पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पुनः उत्पन्न एक बार खत्म हो गया तो तेल खत्म हो गया, फिर से आपको दूसरा तेल डलवाना पड़ेगा। लेकिन नवीकरणीय संसाधन में क्या उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 7 में क्या है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों में बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चूज किया हूँ। कह रहा है कि लौह और अलौह खनिज में आपको 30 शब्दों में अंतर बताना है। और दूसरा है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है, उसमें भी आपको 30 शब्दों में आपको अंतर बताना है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्यारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले जानेंगे हम कि लौह और अलौह खनिज। हेडिंग डालिए लौह और अलौह खनिज में अंतर क्या है। तो कह रहा है कि वे खनिज जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है, वे खनिज जिसमें लोहे का अंश जो होता है अधिक होता है लौह खनिज कहलाते हैं। देखिए कितना सिंपल वर्ड में, अब सिंपल याद हो गया होगा कि वे खनिज जिनमें लौह का जो अंश होता है ना अधिक होता है क्या कहलाता है, लौह खनिज कहलाता है। जैसे में लौह अयस्क हुआ, मैग्नीज हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट आदि, इसमें क्या होता है लोहा का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। और जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता है या बहुत कम होता है अलौह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी, प्लेटिनम, इसमें लोहा के कण बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, तो ये आपका अलौह खनिज कहलाएंगे। ठीक है, और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट ये सब क्या कहलाएंगे, लौह खनिज कहलाएंगे। तो बताइए लौह और अलौह खनिज में अंतर समझ में आ गया ना आपको, कितना सिंपल है, आराम से याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यार भी तरफ से क्लियर हुआ। और दूसरा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में पूछा था ना, ध्यान डालिए परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। आइए जान लेते हैं कि क्या है। लिखा है कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन है। कह रहा है कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के क्या है, सब परंपरागत साधन हैं।
इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता। इन साधनों का क्या नवीकरण नहीं किया जा सकता है और यह स्रोत जो है सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कारण पर है। तो इनका स्रोत जो है इनको सीमित लगातार रूप से प्रयोग कर दिया जाए तो ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जियोथर्मल, बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि ऊर्जा के क्या है सब गैर परंपरागत साधन है। ये लोग क्या है गैर परंपरागत साधन है और ये साधन नवीकरण योग्य हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, ये बोल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको तो नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गया, हमने अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो में हमने इतना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताया, सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएँ और अच्छे से तैयारी कर पाएँ।